प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे थे जो खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन उनको रिड्यूस करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद। तो इस तरह की इक्वेशंस की काफ़ी टाइप्स हैं जिनको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। हमारे इस कोर्स में 3 या 4 टाइप्स जो इंक्लूड हैं, इनमें से टाइप 1 या फर्स्ट टाइप जो है हम लोगों ने पढ़ ली थी। ऐसी इक्वेशंस जो इस फॉर्म में हो a इंटू एक्स पावर 2n प्लस बी इंटू एक्स पावर n प्लस सी इज इक्वल 0, ऐसी इक्वेशंस जो इस फॉर्म में लिखी हुई हों उनको हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इस फॉर्म में क्या ख़ास बात है, इस फॉर्म चेक करने का क्या क्राइटेरिया है कि कौन सी इक्वेशन जो है टाइप 1 फॉर्म की होगी। तो देख सकते हैं आप इस इक्वेशन में x की दो पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं। एक पावर आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है x पावर 2n और दूसरी पावर लिखी हुई है x पावर n। तो इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हुई हो, x की जो दो पावर्स आ रही हैं उन दोनों में से एक पावर जो है वो दूसरी पावर का हाफ हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो x पावर n है वो x की पावर 2n का हाफ है। तो अगर एक पावर जो है दूसरी पावर का हाफ है, या कह लें कि एक पावर जो है वो, या पहली एक पावर जो है वो दूसरी पावर से डबल है, तो दोनों केसेस में आप जो है वो चेक कर सकते हैं, एक पावर दूसरी पावर से डबल हो या एक पावर जो है दूसरी पावर का हाफ हो और इसी फॉर्म में कोई इक्वेशन जो है लिखी हुई हो, तो इस फॉर्म को जो है टाइप 1 फॉर्म की इक्वेशन कहेंगे। उस फॉर्म की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो x की पावर हाफ होती है उसको y की इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुटिंग करते हैं। उसके बाद ये आपकी जो गिवन इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड्स को यूज़ करते हुए हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इन दी एंड रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम गिवन इक्वेशन जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा होता है उसको भी सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये टाइप 1 टाइप की इक्वेशंस, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स ये हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में कर लिया था। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है टाइप 2 फॉर्म की इक्वेशंस। टाइप 2 फॉर्म में कौन सी इक्वेशन दी गई हैं, ऐसी इक्वेशंस जो इस टाइप की हों जिनमें वेरिएबल जो है कांस्टेंट की पावर में इन्वॉल्व हो रहा हो। अगर आप प्रीवियस टाइप को देखें या टाइप 1 को देखें तो उसमें जो पावर्स आ रही थी, पावर्स में कांस्टेंट आ रहे थे, x की पावर 2n या x की पावर n, या एग्जांपल में देखें तो x की पावर 4 और उसका हाफ x की पावर 2। तो पावर्स जो थी उनमें कांस्टेंट नंबर आ रहे थे और वेरिएबल्स की पावर्स आ रही थी। और जो टाइप 2 टाइप की फॉर्म की इक्वेशंस है उनमें अगर आप देखें तो वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा है और कांस्टेंट की पावर में आ रहा है। तो कहने के ये उससे उल्ट वे में जो है वो ये इक्वेशन लिखी हुई है। टाइप 1 में वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आ रहा था और टाइप 2 में कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है। तो इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हो जिसमें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो, वो इस इनमें से किसी फॉर्म में जो लिखी हुई हो, फॉर एग्जांपल 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर x माइनस 1 इज इक्वल 12, या फिर इस फॉर्म में लिखी हुई हो 2 पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 पावर x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट की पावर में आ रहा है, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या वे है। तो इस तरह की इक्वेशन को भी सॉल्व करने का वे ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हम टाइप 1 टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का वे है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें वेरिएबल जो है वो उसमें वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पे कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है। अदरवाइज सॉल्व करने का वे वैसा ही है कि आपने देखना है जो पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, कांस्टेंट की दो पावर जो इन्वॉल्व हो रही हैं उनमें सामने देखना है बड़ी पावर कौन सी है, छोटी पावर कौन सी है और कौन सी पावर जो है किसी दूसरी पावर का जो है वो हाफ है। जब आपको हाफ का पता चल जाएगा तो आपने क्या करना है, जो हाफ वाली पावर होगी उसकी वो कांस्टेंट की पावर जो हाफ होगी उसकी जो है वो वाई की कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है, फिर उसको उसी वे से सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने टाइप 1 में किया था। तो एग्जांपल करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। तो इस फॉर्म में भी आपको इक्वेशन दी जा सकती है, ये भी एज एग्जांपल आपको आ सकती है इक्वेशन, ये भी इक्वेशन एज एग्जांपल आ सकती है। और उसके अलावा एक एग्जांपल 3 भी यहाँ पे सॉल्व की हुई है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन आपको दी गई है 2 पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 पावर x प्लस 3 प्लस 1 टू 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन दी गई है जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम अगर आप देखें तो 2 की पावर में आ रहा है x प्लस 3। तो इस पावर को में जो x प्लस 3 आ रहा है इसको हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पावर्स का जनरल रूल जो है वो यूज़ होगा। अगर कोई कांस्टेंट हो और उसकी पावर में दो नंबर ऐड हो रही हैं, फॉर एग्जांपल
लैम्डा प्लस म्यू। अगर किसी नंबर की पावर में दो नंबर्स ऐड हो रहे हों तो उनको हम लिख सकते हैं ए पावर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ए पावर म्यू। याद रखना, ऐड यहाँ पे एडिशन का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। जब भी किसी नंबर की पावर में दो नंबर्स ऐड हो रहे हों तो नंबर जो है पावर के साथ अलग अलग हो जाते हैं और साथ में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पे आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कहीं लिखा हो 2 इंटू 2 तो ये आपके पास इक्वल टू होगा 2 प्लस 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो पावर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगी, दोनों के आंसर भी आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये जनरल रिजल्ट है नंबर का, ये वाला। पावर में अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो पावर्स को हम सेपरेट करके बेस के साथ और साथ में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है लगा सकते हैं। उसी तरह अगर एक ही नंबर की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उस नंबर को एक ही बार लिख के पावर्स को आपस में ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर x+3 को हम लिखेंगे 2 पावर x इंटू 2 पावर 3। तो पावर्स हम लोगों ने सेपरेट कर ली हैं इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए, और बेस जो है वो सेम ही रहने दी है और साथ में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपकी क्वेश्चन 1 की शेप बन गई है 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x 2 की पावर 3 प्लस 1 टू 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो 2 की पावर 3 आ रहा है ये भी एक नंबर है और 3 ये भी एक नंबर है, पावर के बगैर ही है, वेरिएबल के बगैर ही है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 8 है, 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 24। तो यहाँ पे 2 की पावर ये जो x है इसके साथ आ जाएगा 24 और माइनस का सिंबल साथ में पहले से ही आ रहा है, और बाकी टर्म जो है एज इट इज़ हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है सब्स्टिट्यूशन। कैसे करनी है मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने का भी टाइप 1 टाइप का फॉर्म की इक्वेशन की तरह ही है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। आपने देखा है जो कांस्टेंट की पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं और वो दोनों पावर्स को देखें और जज करेंगे कौन सी पावर जो है डबल है और कौन सी पावर जो है वो इसी एक पावर का हाफ है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये यहाँ पे 2 की पावर 2x है और यहाँ पे 2 की पावर x है, तो ये वाली पावर जो है वो डबल है इस पावर का, और जो ये वाली पावर है वो इस पावर का हाफ है। तो दोनों में सब चेक कर सकते हैं, या तो किसी एक को चेक कर लें कि दूसरी पावर का डबल डबल कौन सी है, या फिर किसी एक को चेक कर लें कि वो दूसरी पावर का हाफ कौन सी है। तो आप दोनों को चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इजीली 2x जो है वो x का डबल है, या फिर आप कह सकते हैं x जो है वो 2x का हाफ है। तो जो 2 की पावर हाफ होगी उसको अपने क्या करना है, उसको अपने y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है, या उसको पुट कर देना है y के इक्वल अपनी इस इक्वेशन में जो आपको पहले यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, जब इस इक्वेशन में आप 2 की पावर x की जगह y पुट करेंगे, मीन्स कि 2 की पावर x अगर इक्वल टू y है, तब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड पे अगर हम स्केयर ले लें 2 की पावर x, इसका भी स्केयर ले लें, और जो राइट साइड पे y है उसका भी स्केयर ले लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर x का होल स्केयर आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्केयर। इसका मतलब ये है कि अगर 2 की पावर एक्स वाई के इक्वल है तो 2 की पावर 2x जो है वो वाई स्केयर के इक्वल होगा। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने करनी है अपनी इक्वेशन में। तो जहाँ पे 2 की पावर 2x आ रहा है वहाँ पे हम जो है यहाँ से देखते हुए जो है वो वाई स्केयर वाली वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद -24 एज इट इज़, और ये जो 2 की पावर x है इसकी जगह हमने वाई सब्स्टिट्यूट किया हुआ है तो इसकी जगह वाई पुट कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट +128 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं अब आपकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो गई है। अब इसमें वेरिएबल या अननोन वाई इन्वॉल्व हो रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चाहे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केल लगाएं, चाहे आप जो है वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करें, जो आपको इजी लगता है उस वे को यूज़ करते हुए आपने इस इक्वेशन को नेक्स्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व किया है तो हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, या कंप्लीटिंग स्केल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनने हैं, वाई स्केयर का जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आएगा 128। फिर आप लोगों ने ऐसे दो नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 128 आता है। तो जब ढूंढते रहेंगे वो नंबर तो आपको जो है वो कुछ 2 3 या 4 कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ पेयर जो है आपको मिलेंगे। तो उन पेयर में से आप लोगों ने देखना है कौन सा पेयर होगा जिसके साथ प्लस माइनस के सिम्बल्स को जो है वो लगाने के बाद जो है हमें -24 जो कि वाई का कोएफिशिएंट है वो मिले। तो आप नोट करेंगे कि 16 को
8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 128 आंसर आता है। और 16 के साथ अगर दोनों के साथ प्लस का सिंबल लगाएं, 16 के साथ भी और 8 के साथ भी, तो आपके पास आंसर आएगा +24, और हमें +24 नहीं चाहिए, तो इस कम्बिनेशन को हम जो यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर दोनों में से किसी एक के साथ प्लस या माइनस का सिंबल लगाएंगे तो फिर भी आपके पास आंसर -24 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगा देंगे तो -8 और -16 और -8, ये आपके पास आंसर बन जाएगा -24, जो कि क्या है, एक्स का, सॉरी, वाई का कोएफिशिएंट है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम जो है यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन की दोनों साइड को जो है वो वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन में जो है वो वाई इन्वॉल्व हो रहा है। तो वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -16y -8y इज इक्वल टू -24y। उसके बाद नेक्स्ट अब देख सकते हैं अपनी इक्वेशन में, इसमें वाई स्केयर -24y + 128 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो -24y है, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट करनी है। ये आपके पास है -24y, और ये किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू है -16y -8y। तो ये -24y की ये वाली वैल्यू जो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा -16y -8y। ये किसकी जगह, -24y की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया है। उसके बाद बाकी टर्म्स वाई स्केयर और +28 जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। अब हम फैक्टर्स बना सकते हैं दो टर्म्स में से कॉमन लेते हुए। जब पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे तो यहाँ से सिर्फ वाई ही कॉमन आएगा। वाई कॉमन लेंगे तो वाई स्केयर की जगह सिर्फ वाई बच जाएगा, और -16y की जगह -16 बच जाएगा। उसके बाद जो बाकी दो टर्म्स हैं, -8y + 128, इसमें से भी कुछ कॉमन लेना है, और कॉमन इस तरह लेना है कि आपकी जो पहली ब्रैकेट है वही इन दी एंड जो है वो वैसे की वैसे ब्रैकेट आपकी जो है वो यहाँ पे भी बने। तो पहली ब्रैकेट में अगर देखें तो यहाँ पे दरमियान में माइनस आ रहा है, और अपनी जो बाद में हमारे पास जो दो टर्म्स आ रही हैं इनमें दरमियान में प्लस आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि माइनस कॉमन लेना होगा, ताकि दरमियान में जो है वो ब्रैकेट के माइनस आ जाए। और उसके अलावा क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, और 128 से भी 8 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम 128 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 128। जब 128 में से 8 कॉमन ले लेंगे तो बाकी आपके पास जो है वो 16 बच जाएगा यहाँ पे। तो पहले टर्म में से y बच जाएगा, 8y में से y बच जाएगा जब 8 कॉमन लेंगे, और माइनस का सिंबल माइनस कॉमन लेने की वजह से आएगा, और 128 में से जब 8 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 16 बच जाएगा। तो अब देख सकते हैं दोनों जो दो टर्म्स आपको मिल रही हैं उन दोनों टर्म्स में जो ब्रैकेट्स आ रही हैं वो सेम ही आ रही हैं। तो ब्रैकेट वाला नंबर जो है सेम आ रहा है, इसको भी इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो y -16 को जब दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो जो पहली टर्म है आपके पास ये वाली, इसमें से सिर्फ आपके पास y बचेगा, और माइनस जो दूसरी टर्म है उसमें से जब हम y -16 कॉमन लेंगे तो दूसरी टर्म में से सिर्फ आपके पास जो है वो 8 बचेगा। तो y -8 आपके पास जो है वो ये वाला दूसरा फैक्टर बन जाएगा। ओवरऑल आपको जो है वो इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। तो दोनों फैक्टर्स जो हैं उनको 0 के इक्वल सेट करेंगे। यहाँ तो पहला फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 16 मिलेगी, या फिर दूसरा फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल होगा, और यहाँ से आपको y की वैल्यू जो है वो +8 मिलेगी। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी थी जो कि हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा था, तो y की वैल्यू 16 के इक्वल है, और हमें पता है y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू है 2 पावर x के। 2 पावर x जो कि y की वैल्यू है उसको यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे, तो 2 पावर x इज इक्वल टू बन जाएगा 16। उसी तरह यहाँ पे भी 2 पावर x की वैल्यू पुट कर देंगे y की जगह, और तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 8। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x आपका पावर में इन्वॉल्व हो रहा है 2 की पावर x में, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो राइट हैंड साइड है जो है आपके पास लिखी है उसको भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह 2 की पावर जो है वो उसमें लिखें, ताकि इन दी एंड कंपेरिजन करने से आपको x की वैल्यू जो है मिल जाए। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 16 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 के इक्वल ही होता है। इसी तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड में 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, इसलिए हम 8 की जगह जो है 2 की पावर 3 लिख देंगे। अब आपको ये जो दो इक्वेशन मिली हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 4, बेस सेम है और उनकी पावर्स का आंसर भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये पावर में जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट यूज होगा, अगर एक नंबर है आपके पास a, ठीक है,
और उसकी कोई आप पावर लेते हैं, एक नंबर की पावर आप लैम्डा लेते हैं, ए की पावर आप लैम्डा लेते हैं, ए की पावर आप म्यू लेते हैं, और दोनों पावर लेने से आपका आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों ने आपने पावर ली हैं, ये पावर्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप किसी नंबर की पावर लें, आंसर आपस में इक्वल आए, लेकिन पावर्स क्या हो आपस में डिफरेंट हो, ऐसा रियल नंबर में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, रियल नंबर में जब भी आप किसी एक नंबर की पावर लें और पावर लेने से आंसर हमेशा आपका इक्वल आए, इसका मतलब ये जो आप लोगों ने पावर ली है वो भी क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, डिफरेंट पावर लेने से किसी एक नंबर की कभी भी आपका आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा रियल नंबर के केस में। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जो लैम्डा और म्यू है, इनको कंपेयर करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। और आप यहाँ पे एक्स को जो है वो कंपेयर करेंगे। इसी तरह जो आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी देखें, इसमें 2 की पावर एक्स इक्वल 2 की पावर 3 के इक्वल आ रहा है। तो बेस सेम है, तो इसका मतलब आंसर भी आपस में इक्वल आ रहे हैं, ये वाले यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो पावर्स हैं ये भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी। तो एक्स की दो वैल्यूज 3 और 4, ये आपको जो है सोल्यूशन सेट मिल जाएगा इस इक्वेशन का। ये आपके पास टाइप 2 फॉर्म की इक्वेशन। इससे रिलेटेड अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखें तो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है, ये 3 क्वेश्चन आपकी टाइप 2 फॉर्म के जो है वो क्वेश्चन हैं। इनको आप लोगों ने जो है वो इसी टाइप 2 फॉर्म की इक्वेशन को सॉल्व करने वाला जो वे है उसको फॉलो करते हुए आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये इस फॉर्म के इक्वेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है खुद ही। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 में कौन सी क्वेश्चन दी गई है, टाइप 3 में ये कहा गया है ऐसी क्वेश्चन जो इस फॉर्म में लिखी हुई हों उनको भी हम जो है वो रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहाँ पे a प्लस बी और c प्लस डी जो है वो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में क्या खास बात है, एक्स प्लस समथिंग, एक्स प्लस कोई नंबर है, ए बी सी डी कांस्टेंट यहाँ पे। तो ऐसी क्वेश्चन जो इस फॉर्म में लिखी हुई हूँ, एक्स प्लस कोई कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस, फिर कोई कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस, फिर कोई कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस, फिर कोई कांस्टेंट, और इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है और इस तरह लिखी हुई है कि ये जो पहले दो नंबर हैं कांस्टेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले दो ब्रैकेट में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं ए और बी, अगर हम इनको ऐड करें आपस में, जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है ए प्लस बी, और उसके बाद जो बाद वाली जो दो टर्म्स आ रही हैं उनमें जो जो ब्रैकेट्स आ रही है उनमें जो दो कांस्टेंट आ रहे हैं सी और डी, और इन दोनों के भी आपस में ऐड करें, और ऐड करने के बाद आंसर जो है वो आपस का, इन दोनों एडिशन का आंसर अगर आपका आंसर आपस में इक्वल आता है, इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो है हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लेके आ सकते हैं। किस तरह लेके आना है वो सीखने के लिए हम एग्जाम्पल करते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी प्रैक्टिस हो सके, सॉल्व करने का वे कैसे करना है। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, उसी फॉर्म में लिखी हुई है जिस फॉर्म में टाइप 3 टाइप की इक्वेशन की बात हो रही थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप 3 टाइप की इक्वेशन उसी फॉर्म में लिखी हुई है। ये वाली इक्वेशन आपकी एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये कंडीशन चेक करनी है कि ये पहले कि ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो पहली जो दो ब्रैकेट्स में कांस्टेंट आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, एक तो कांस्टेंट 1 आ रहा है, दूसरा कांस्टेंट आपके पास 2 आ रहा है। इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करें तो ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, और जो बाकी दो कांस्टेंट है 3 और 4, इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करें तो ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास जो है 7 आ रहा है। तो ऐड करने के बाद आंसर आपस में इक्वल नहीं आ रहा, जो कि ये वाली कंडीशन हम लोगों ने चेक करनी थी। तो हम क्या करेंगे, हम इन ब्रैकेट्स को थोड़ा सा इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है नंबर के केस में चाहे अगर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर आपके पास 2 से, तो इसका आंसर जो भी आएगा, इस आप ब्रैकेट इनको नंबर्स को चेंज करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 12 लिख सकते हैं, फिर आप जो है वो 7 लिख सकते हैं, फिर आप 3 लिख सकते हैं। तो नंबर को चाहे चेंज करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके आंसर जो है, दोनों केसेस में आपके आंसर जो है आपस में इक्वल ही आएंगे। तो नंबर के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में हम उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों। इसलिए जो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको भी हम अपनी जो है वो कंडीशन के लिहाज से जो इस तरह इंटरचेंज करेंगे कि इन दी एंड जो पहली दो ब्रैकेट्स में कांस्टेंट आ रहे हैं उनका सम बाकी दो ब्रैकेट्स में जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनके सम के इक्वल ही हो। तभी तो हम लोगों ने चेक कर लिया है 1 और 2 का सम जो है वो 3 और 4 के सम के इक्वल नहीं है। अब हम इनको इस तरह चेंज करेंगे ब्रैकेट्स को कि इन दी एंड जो है वो सम हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाए। तो देखिए इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज कैसे किया है, जो पहली टर्म थी उसको एज इट इज रहने दिया है, और जो
फोर्थ टर्म थी x+4, इसको जो है दूसरे नंबर पे लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है x+1 के साथ जो है x+4 लिख दिया है, और इन दोनों को जो है कैपिटल ब्रैकेट में एक दूसरे के साथ जो है वो इनक्लोज कर दिया, ताकि ये बताया जा सके कि ये दोनों जो है वो पहली दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को हम लोगों ने आपस में कंबाइन करना है। उसी तरह ये जो दरमियानवी दो ब्रैकेट्स हैं, इनको जो है वो साइड पे जो मल्टीप्लाई किया हुआ है, उनको साइड पे जो है वो एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया है। तो ओवरऑल चारों ही ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन करने की तरतीब जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर दी है। आंसर पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, जो पहली ब्रैकेट में उसमें जो कांस्टेंट आ रहा है +1, और जो दूसरी ब्रैकेट में कांस्टेंट आ रहा है +4, तो 1 और 4 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। उसी तरह जो बाकी दो ब्रैकेट्स हैं उनमें क्या आ रहा है, +2 आ रहा है और +3 आ रहा है। जब हम +2 और +3 को आपस में ऐड करेंगे तो इन दोनों को भी ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तब इसको इक्वेशन को जो है वो हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, क्योंकि अब ये वाली इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में जो है वो लिखी हुई है, जो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो अब रिड्यूस कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। जो पहली दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इस ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो आपको आती होगी। एक्स को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा x² + 4x। उसके बाद फिर 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास आएगा x+4। तो 4x जब x के साथ मिलेगा तो आपको यहाँ पे 5x आंसर में मिलेगा, और x² और 4 आपका जो यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। और जब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है मिल जाएगी। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको क्या जो है वो एक ख़ास बात नज़र आ रही है। ख़ास बात यहाँ पे आपको ये नज़र आएगी कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स आपके पास, यहाँ कहने के लिए जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस्तेमाल हो रही हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहली दो टर्म्स आ रही हैं वो देखें, इसमें भी पहली दो टर्म्स आ रही हैं x² + 5x, और ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें भी पहली टर्म आपके पास आ रही है x² + 5x। अब ये दोनों टर्म्स आपकी हमेशा जो है वो सेम आएंगी इन दोनों ब्रैकेट्स में। वो क्यों सेम आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले जो इस इक्वेशन की अरेंजमेंट ही ऐसे की है कि इन दी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो दो ब्रैकेट्स आएंगी यहाँ से, में दोनों ब्रैकेट्स की जो पहली दो टर्म्स होंगी वो हमेशा आपस में इक्वल ही होंगी। वो कैसे बनी है इक्वल, क्योंकि आप लोगों ने ये याद करें, आप लोगों ने चेक किया था कि इनके कांस्टेंट को अगर आपस में ऐड करें, 1 और 4 को ऐड करें तो आंसर 5 आता है। वो 5 आपका यहाँ पे बन जाता है। इसी तरह अगर आप 2 और 5 ये जो कांस्ट है इनको ऐड करेंगे तो इनको भी ऐड करने के बाद आंसर आपके पास 5 आता था, तो वो वाला 5 जो वो भी आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर एक्स के रहेगा। तो ये जो कंडीशन आप लोगों ने चेक की है, इस कंडीशन को चेक करने की वजह से, उस कंडीशन के हिसाब से जो है वो अपनी ब्रैकेट्स को रीअरेंज करने की वजह से इन दी एंड जब आप दो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो दो दो ब्रैकेट्स आपको आंसर में मिलेंगी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मिलेंगी, उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहली दो टर्म्स होंगी वो हमेशा आपकी सेम होंगी। ठीक है, ये आपको फ़ायदा होगा। इस वे से इक्वेशंस को या ब्रैकेट्स को जो क्या क्या आपको क्वेश्चन में दी गई हैं उनको अरेंज करने का। ठीक है, ठीक है, इसी वजह से हम जॉइंट ब्रैकेट्स को अरेंज करते हैं, ताकि इंडियन हमारे हमें जो दो ब्रैकेट्स मिले हैं आंसर में, उनकी जो पहली दो टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे r² + 5x, वो दोनों क्या हो जाए आपस में इक्वल हों। बाकी कांस्टेंट वाला नंबर जो डिफरेंट बन रहा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहली दो टर्म जो कि आपस में इक्वल बन रही होंगी, x² + 5x, x² + 5x, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे y के इक्वल। तो ये है इसको सॉल्व करने का वे, कि इक्वेशंस को इस तरह, इक्वेशन में जो ब्रैकेट आ रही हैं इक्वेशन में, उन ब्रैकेट्स में को इस तरह अरेंज करें कि उनके जो कांस्टेंट, उनमें जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनको जब कांस्टेंट को सम करें तो पहली दो ब्रैकेट्स और लास्ट दो ब्रैकेट्स वाले जो कांस्टेंट्स हैं उनके सम का आंसर जो है हमेशा आपस में इक्वल आए। इस तरह अरेंज करेंगे तो आपकी ये वाली जो दो टर्म्स आ रही हैं दो ब्रैकेट्स में, ये वाली दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होंगी। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम जो है वो इस क्वांटिटी को जो हम x² + 5x को हम y के इक्वल सपोज कर सकते हैं। तो इसको हमने y के इक्वल सपोज कर दिया। जब y के इक्वल सपोज करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब यहाँ पे भी x² + 5x x की जगह y आ जाएगा तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये पहली ब्रैकेट बन जाएगी आपके पास y+4, और यहाँ पे भी जब आप x² + 5x की जगह y पुट करेंगे तो आपकी ये दूसरी ब्रैकेट बन जाएगी y+6। तब आप देखें आपकी इक्वेशन जो है ये वाली इस फॉर्म में चेंज हो गई है। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको अगेन मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद फिर आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो है y की वैल्यू निकालनी है, तो y जो है उसको जब इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा y², और y को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा
6y। उसके बाद 4 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4y, और 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 24। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो ब्रैकेट लिखी हुई हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा y² प्लस 4y प्लस 6y प्लस 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा y² प्लस 10y, 6y और 4y 10y की इक्वल होता है। उसके बाद प्लस 24 ये वाला एज इट इज आ जाएगा। और उसके अलावा जो राइट हैंड साइड में प्लस 24 लिखा हुआ है इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, -24 बन जाएगा। ये वाला -24 ये वाला +24 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ बच जाएगा y² प्लस 10y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। y² प्लस 10y में से हम जो है वो y का मान ले सकते हैं। y का मान लेंगे तो आपके यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, y इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को जो है अलग अलग 0 के इक्वल सेट करेंगे। अगर y 0 के इक्वल है तो ये वाला सोल्यूशन बन मिल जाएगा आपको। अगर y 10 के इक्वल y प्लस 10 0 की इक्वल है तो यहाँ से आपको y की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी y इज इक्वल टू -10। ठीक है, लेकिन फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखना देना है क्योंकि हम लोगों ने y की वैल्यू जो है फाइंड आउट नहीं करनी, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको ऐसे ही लिखने दें। अगर आप ऐसे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तब भी आपके जो है वो सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी आपका सोल्यूशन ठीक ही है। लेकिन फिलहाल आपका जो आपको जो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया x की वैल्यू वो भी आप लोगों ने फाइंड आउट नहीं की, तब आप लोगों ने क्या करना है, वापस फिर से जो है रिवर्स सब्सटीट्यूशन करनी है। ठीक है, पहले क्या सब्सटीट्यूशन की थी आप लोगों ने कि y जो है वो किसके इक्वल है, x² प्लस 5x के इक्वल है। और आपको y की वैल्यू भी मिल चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें सोल्यूशन को तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, y इज इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप अगेन क्या करेंगे, y की वैल्यू जो वापस फिर से पुट करेंगे। y की वैल्यू आपके पास x² प्लस 5x, वो यहाँ पुट करेंगे तो वो 0 की इक्वल बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा y² प्लस 5x, ये y की वैल्यू है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो ये दो इक्वेशन मिल गई हैं अब आपको y के दो सॉल्यूशन से। ठीक है, इक्वेशन ये वाली है, दूसरी इक्वेशन ये वाली है। अब इन इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है ताकि हमें x की वैल्यू जो है वो मिल सके। तो इनको सॉल्व करते हैं। जो पहली इक्वेशन है उसको सॉल्व करना आसान ही है, देख सकते हैं उसमें से x कॉमन लेंगे तो x इंटू 5x बनेगा। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल सेट करेंगे तो आपको ये x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी और दूसरी x की वैल्यू जो है आपको 5 मिलेगी। इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन है ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप अगर बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो आपको इंडियन सॉल्व करने के बाद जो है वो ये वाला सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। तो याद रखना, हर तरह की इक्वेशन को हम बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं लगता, आपको फैक्टर जो है वो ज़बानी नहीं मिलते, या कह लें कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन अगर आप फॉलो करें तो आपका जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं होता। फिर उसके केस में आपको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगाना पड़ता है ताकि आपकी इंडियन आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन जो है वो मिल सके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लग जाता है, चाहे उसकी फैक्टराइजेशन होती हो या ना हो। लेकिन जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो हर तरह की इक्वेशन के लिए यूज़ नहीं होता। कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं जिनमें फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है वो नहीं लगता, उनको फिर सॉल्व करने के लिए आप लोगों को फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है नहीं लगेगा, आपको आप फैक्टर जो है नहीं बना सकेंगे, चाहे तो ट्राई करके देख लीजिएगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपको एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज मिल जाएंगी, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 अयोटा ओवर 2। तो ओवरऑल आपको ये वाले चार सोल्यूशन जो एक्स के वैल्यू जो है मिल जाएंगे और यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन रिलेटेड जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, वो हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये तीन चार के क्वेश्चन जो है वो टाइप फॉर्म के हैं। इनको आप लोगों ने उस तरह अरेंज करना है कि आपके जो कांस्टेंट आ रही हैं वो उनका सम जो आपस में इक्वल आए। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कांस्टेंट आ रहा है, पहला कांस्टेंट ए की जगह क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। बी की जगह आपके पास 2 आ रहा है, सी की जगह +8 आ रहा है और डी की जगह आपके पास आ रहा है +5 आ रहा है। तो ये आपके पास बी है +2, सी आपके पास जो है वो 8 है और डी की जगह आपके पास जो है वो 5 है। लेकिन अब आप लोग ने चेक करना है कि इन कांस्टेंट को सम करने के बाद आंसर आपके पास जो है वो सेम आता है नहीं आता, जब पहले दो दो कांस्टेंट को सम करेंगे, क्योंकि वो सम वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर या जो है इस तरह की इक्वेशन को जो है वो इंडियन रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो अगर पहले दो कांस्टेंट की बात की जाए -1 और +2 की, इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो -1 को जब ऐड करेंगे +2 में तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आएगा। और जब
8 को 5 में ऐड करेंगे और जब 8 को 5 में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 13। तो देख सकते हैं दोनों की आंसर जो है वो सम का आंसर आपस में इक्वल इक्वल नहीं आया। इसलिए ये वाली अरेंजमेंट जो है जो आप क्वेश्चन में लिखी हुई है ये वाली अरेंजमेंट हम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा और इस तरह अरेंज करने का करना पड़ेगा। इन दी एंड जब आप पहले दो ब्रैकेट जो आ रही हैं उनमें कांस्टेंट को सम करें और जो बाकी दो ब्रैकेट्स आ रही हैं उनमें कांस्टेंट को सम करें। सम करने के बाद आपका आंसर जो है वो क्या है, आंसर आपका हमेशा इक्वल आए। तो अरेंज करके देख लेते हैं इसको। तो वन -1 को इस तरह 2 वाली ब्रैकेट के साथ तो नहीं लिख सकते, तो क्या करते हैं -1 के साथ कोई और ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं। तो -1 वाली जो टर्म है उसके साथ अगर हम 8 लगाएं तो क्या मिलेगा आपको, चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखते हैं x -1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो ये मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उनको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन की शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हमारे हिसाब से जिस तरह हमें चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है उनका सम क्या है। तो जो पहली ब्रैकेट है उसमें कांस्टेंट आ रहा है आपके पास -1, दूसरी ब्रैकेट में कांस्टेंट आपके पास आ रहा है +8। तो -1 और +8 ये किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ क्या 8 -1 ये आपके पास बन जाएगा 7 के इक्वल या +7 के इक्वल। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है तीसरी ब्रैकेट में 2 और फोर्थ ब्रैकेट में आपके पास कांस्टेंट आ रहा है +5। तो +2 और +5 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने के बाद भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब आपकी ब्रैकेट की अरेंजमेंट जो है सही लगी हुई जो है वो बन गई हैं। दोनों ब्रैकेट्स में जो कांस्टेंट आ रहे थे कांस्टेंट को सम करने के बाद आंसर आपके पास देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। तब इन दो ब्रैकेट्स को जब आप बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स जब पहली दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वाली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मिलेंगी ब्रैकेट्स में, उनका आंसर जो है वो उसमें जो पहली दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही होंगी वो क्या होंगी, सेम ही होंगी। जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल में देखा था, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमने जो यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व की हुई है ये वाली, इस एग्जांपल में देखें कि जब आप लोगों ने पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह जब बाकी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मिल गई। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हैं, इनमें आप लोगों ने ये खास बात नोट कर ली थी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहली दो टर्म्स थी वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम आ रही थी। इसी तरह जब आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद वाली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो ये वाली दो टर्म्स होंगी आपके पास, ये वाली दो टर्म्स आपके पास जो है वो दोनों ब्रैकेट के केस में जो है सेम आएगी। यहाँ पे भी ये सेम आएगी, जब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक्स के प्लस 7x जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम आएगा, जैसा कि यहाँ पे एक्स के प्लस 5x जो है वो आपकी एग्जाम्पल में आ रहा है। तो ये जो एक्स के प्लस 7x आपका सेम आएगा दोनों ब्रैकेट्स में। आपने क्या कर देना है, इसको वाई की इक्वल जो है वो सेट कर लेना। जब वाई की इक्वल सेट कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है इस तरह दो ब्रैकेट्स में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन दो ब्रैकेट्स को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको सॉल्व करके आप वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो बाद में दोबारा फिर से वाई की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू आप फिर जो है वो एक्स की वैल्यूज भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप लोगों ने टाइप 3 की तरह जो है कैसे सॉल्व करना है उसका मैंने आपको थोड़ा हिंट या स्टार्टिंग से बता दिया है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी आप लोगों ने इस तरह अरेंज करना है कि ब्रैकेट में जो कांस्टेंट आ रहे हैं, पहली दो ब्रैकेट्स वाले कांस्टेंट और बाद वाली दो वाले ब्रैकेट्स वाले कांस्टेंट का सम जो है आपस में इक्वल है। ये याद रखना, अगर माइनस का सिंबल आ रहा है तो आपने कांस्टेंट जब -5 कंसिडर करना है, उस तरह अगर प्लस का सिंबल आ रहा है तो आपने कांस्टेंट जब +2 कंसिडर करना है। तो प्लस की तो खैर है, आप +2 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर -5 आ रहा है या -7 आ रहा है तो कांस्टेंट आप लोगों ने 7 कंसिडर नहीं करना, आपने -7 जो है कंसिडर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आप क्वेश्चन नंबर 8 में वन यहाँ पे 1 नहीं -1 कंसिडर किया था, तो इस तरह माइनस के साइन के साथ आप लोगों ने कांस्टेंट कंसिडर करने हैं और फिर उनको आपस में ऐड कर करके देखना है कि ब्रैकेट्स में जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनका सम जो है वो दो दो ब्रैकेट का सम जो है आपस में इक्वल आता है नहीं आता। अगर इक्वल बन जाएगा फिर उन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने जो है वो
वो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और टाइप 3 फॉर्म की जो इक्वेशन में प्रोसीजर फॉलो होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इन इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप 4 टाइप की इक्वेशंस। तो टाइप 4 वाली फॉर्म वाली इक्वेशन में आपको इस तरह की इक्वेशन दी गई होंगी, इनको सॉल्व कैसे करना है वो फिर हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।